कटनी पहुंचे एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन एमएस बिट्टा ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के खिलाफ विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए सीआईएसएफ के एएसआई शंकर प्रसाद पटेल की अंतिम विदाई में शामिल होने दिल्ली से सतना के नेगवा पहुंचे एमएस बिट्टा ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद वो कटनी पहुंचकर एक प्रेस वार्ता में आयोजित हुए, जहां उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के खिलाफ विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी के पक्ष में मुगल रस्तोगी जैसे वकील, जिनकी फीस ही 20-20 लाख होती है, उन्हें मैं तो पैसे दे नहीं सकता, उनको फंडिंग विदेशों से होती है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर करती है। इस दौरान मनिंदर सिंह बिट्टा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर भी मोदी सरकार की जमकर तारीफ करते नजर आए। दूसरे लोग जिम्मेदारी क्यों ना निभाएं? केसों में कमजोरी तब आ जाती है कि उनके लिए वकील खड़े हो जाते हैं कई ऐसे, और उनको फंडिंग कहाँ से आती है उसकी कोई जांच नहीं होती। सर मेरा सीधा सवाल था कि पुलवामा की जांच अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई और उसमें कौन दोषी हैं उनको मैं वही तो कह रहा हूँ, कोर्ट में केस चल रहा होगा, उसमें वक्त तो लगेगा, इसलिए तो कह रहा हूँ एंटी टेररिस्ट मिलिट्री कोर्ट का गठन हो। जो भी ऐसे टेररिज्म के ऊपर केस है, जैसे मेरा केस है, लटका हुआ है, अब चीफ मिनिस्टर बेन सिंह को शहादत का जाम पीना पड़ा, फांसी की सजा है, पॉलिटिकल पार्टियां कहती है इसको छोड़ दो, तो एंटी टेररिस्ट अगर मिलिट्री कोर्ट होगा तो उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, उसमें केस लंबा नहीं चलेगा, वकील भी को आएगा तो सोच समझ के आएगा। जब कपिल सिब्बल जैसे एक पेशी का 15-15 लाख लेने वाले वकील खड़े हो जाएंगे तो कैसे बचोगे? अभी मेरी 3 महीने पहले कोर्ट में तारीख थी, पता कौन आतंकवादी के लिए पेश हुआ? मुगल रस्तोगी। एक बार पेश होने की फीस पता कितनी है? 20 लाख। मैं 20 लाख कहाँ से दे दूंगा? वो तो बाहर से फंडिंग आई, वो तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर जहाँ आप लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं उन्होंने पैसे दे दिए, मुझे कौन फॉरन से फंडिंग देगा या सरकार देगी? सवाल है। हमारा सुरक्षा सिस्टम, हमारा कानूनी सिस्टम, हमारा लॉ और जस्टिस, हमारी पॉलिटिक्स जो है वो कमजोर है, उसको मजबूत करना होगा ताकि इनको जल्दी से जल्दी फांसी की फैसले जल्दी सुनाए जाएं। अफजल को कब फांसी की सजा फैसला हुआ? कितने साल लगे? जब मैंने मेडल उठाए परिवारों के साथ राष्ट्रपति को, उसके बाद सरकार को फांसी का फैसला सुनाना पड़ा, नहीं तो उसको भी फांसी ना होती। तो इसके लिए कानून सख्त और होने चाहिए और मिलिट्री कोर्ट का गठन होना। आज मैं पटेल जी की शहादत के ऊपर आया था, उनके गांव में जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मुझे फ़ख्र है उसके परिवार के ऊपर। जब उनकी पत्नी को उनको अफसोस किया, उसने कहा मुझे अफसोस नहीं, मुझे फ़ख्र है अपने पति की शहादत के ऊपर। उनके बेटों ने कहा हमें अपने पिता की शहादत के ऊपर फ़ख्र है। तो मैं आज उस परिवार के साथ हमदर्दी करने आया था। सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का मैं धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने फाइनेंशियल मदद, नौकरी और परिवार को और जो भी मदद करने का वादा किया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक है, विस्थापित करने के लिए क्या प्रयास करें? देखो जी, कोशिश उनकी जारी है, पर जहाँ पूरी सेफ्टी होगी तभी ना। अगर कोई नीचे उतरेगा, कुछ सब्जी लेने जाएगा, कुछ सामान लेने जाएगा, हर जगह पे तो सुरक्षा व्यवस्था के एक आदमी के साथ प्रबंध हो नहीं सकता। जब देखेंगे स्थिति ठीक हो गई तो कश्मीरी पंडित अपने आप जाने शुरू होंगे। लेवल पे लाने के लिए 3-4 साल तो लग जाएंगे। पंजाब में कितने साल लगे बताइए? 36,000 लोग शहीद हुए। 36,000 थोड़े तो नहीं होते। 19,000 हिंदू भाई शहीद हुए। हम मौत का कफन बांध के लड़ते रहे। अब जाके कहीं जाके कितने वर्षों के बाद कंट्रोल आया, अभी भी वो खालिस्तान की मांग उठती रहती। तो कंट्रोल हुआ है, टाइम लगेगा। हाँ भाई, मतलब आप मानते हैं कि आज भी जम्मू कश्मीर सुरक्षित नहीं है? मतलब आज आप भी मानते हैं ना कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित नहीं, इसलिए पूर्णतः सुरक्षित नहीं है? सहमत नहीं हूँ। मैं कैसे मानता हूँ सुरक्षित नहीं हूँ? आप कहते हैं, आप ये चीज को तो मानने को तैयार नहीं है कि 370 धारा हटने के बाद गोलियां चलनी कम हुई। 370 धारा चलने के बाद तिरंगे झंडे का अपमान बंद हुआ। 370 धारा हटने के बाद जवानों पे गोलियां चलानी बंद हुई। 370 धारा हटने के बाद पत्थर चलने बंद हुए, उसकी तो कोई बात नहीं करता। 370 धारा हटने के बाद जगह जगह पे तिरंगे झंडे लहराए जाए तो उसकी तो बात नहीं करता। आप कहते हैं 370 धारा हटी, 70 साल की बीमारी और उखाड़ करके कश्मीरी पंडितों को वहां भेज दो। ऐसे नहीं होता जनाब, एक तरीका होता है उसको सेट करने का। मैं कहूँ नहीं जी अभी कश्मीरी पंडित चले जाओ, जब पूरी सुरक्षा व्यवस्था
ठीक होगी तो तभी कश्मीरी पंडित पूरे जाएंगे ना। आप धीरे 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 जा रहे हैं, ये नहीं होता 370 धारा उठाई और ट्रक भर के भेज दो, ऐसा नहीं होता। कल को वो वाकया हो जाए, कौन जिम्मेदार? टाइम लगता है। कितना बड़ा एरिया है कश्मीर का, जंगल एरिया है, कहाँ से कोई ना कोई पाकिस्तान शरारत करता रहता है। हम जब पूरा नॉर्मल हो जाएगा तो फिर बचेंगे, हम लोग जाएंगे। अभी लोग बड़े जा रहे हैं, टूरिस्ट बहुत जा रहे हैं। 370 हटा दी गई, हाँ, ठीक है। उसके बाद कश्मीर फाइल्स पे भी आपके बयान आए थे कि राजनीतिक गलतियों को नहीं दिखाया गया है। आपने एक बयान दिया था, तो मैं बताता हूँ। एक मिनट मेरी हाँ। बात सुनो। जितना प्रमोशन कश्मीर फाइल्स को लेकर के सरकार ने किया, तमाम संस्थाओं ने किया, कश्मीरी पंडितों को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयास क्यों नहीं किया गया? 370 हटने के बाद भी मैं बताता हूँ, मैं इस बात पे सहमत नहीं हूँ कि कश्मीरी पंडित अभी वहाँ जाए। ये मेरा सुरक्षा का अनुभव है। देखो, पहले होता है कंट्रोल। पंजाब में क्या था? पंजाब में भी प्लान हो रहा था। पंजाब में जब हमने पूरा कंट्रोल कर दिया, अब पंजाब सेटल्ड है। अब 70 साल की कैंसर की बीमारी को उखाड़ करके फेंकना को खाला जी का वाड़ा था। दुनिया से एक आवाज नहीं उठी जनाब। चाइना की हिम्मत नहीं पड़ी हमारी तरफ देख ले, कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। 370 कैंसर की बीमारी को हटाना को खाला जी का वाड़ा था। आपके हमारे खून पसीने का पैसा 70 साल उन आतंकवादियों को हम तैयार करते रहे और कश्मीरी पंडितों को मरवाते रहे। आपके खून पसीने का टैक्स का पैसा। आप 100 रुपए की चीज लेते हैं, उनको 10 रुपए की मिलती थी। बताओ, आज पैकेज देते हैं, आओ उठा मारते गोली, चल आगे गोली चलाओ, एक जवाब देते हैं। ये आज की स्थिति है। मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, वो नवाज शरीफ नहीं है। जी सर, मैं तारीफ मेरे करता हूं। हमला करते हैं, उनके ऊपर केस रजिस्टर होती है, ट्रायल चलता है, लंबा सफर तय करना पड़ता है। मैं अपने अगर केस की बात बताऊं, यूथ कांग्रेस के दफ्तर में 93 में ब्लास्ट हुआ। आतंकवादियों को पुलिस कहाँ से पकड़ के लाई? जर्मनी, कनाडा, अमेरिका से पकड़ के लाई। ठीक, फांसी की सजा हो गई, केस लड़ते रहे। वकील कौन था? कपिल सिब्बल, कांग्रेस के लीडर, है ना। तुलसी, कांग्रेस के लीडर। और बम किस पे चला था? यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के ऊपर, मेरे ऊपर। और अब तक कई पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस से लेके अकाली दल से लेके कई पॉलिटिकल पार्टियां आतंकवादियों को बचाने में लगी हैं। फांसी की सजा हो जाती है, फांसी की सजा फिर कपिल सिब्बल पेश होते, उसकी माफी हो जाती है और अब उसको कहा जाता है कि कुछ छोड़। जितनी देर तक पॉलिटिकल पार्टियां टेररिज्म के ऊपर एक मंच पे इकट्ठी नहीं होगी और हिंदुस्तान के अंदर एक एंटी टेररिस्ट मिलिट्री कोड का गठन नहीं होगा कि 6 या 7 महीने के अंदर या साल के अंदर इनका फैसला होना चाहिए, फांसी या उम्र चाहिए। ये जो प्रोसीजर लंबा है कोर्ट का और बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा, जब कसाब को फांसी होने लगी तो रात को सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट खुली। राम जेठमलानी भी थे, कपिल सिब्बल भी थे, टॉप के सारे वकील थे, कोर्ट खुलवा ली। वकीलों की जिम्मेदारी क्या है? कई बार वकीलों से मेरी बहस होती है। मैं कहा, आप आतंकवादियों का केस क्यों लड़ते? कहते हमारा पेशा है। मैं कहा, तेरा पेशा है पैसा कमाना, मेरा पेशा है बार बार बम खाना और आतंकवादियों से लड़ना। हम अपनी जमीन को बेचते हैं, हम वकीलों के खिलाफ नहीं है। अगर एक आदमी को बम ब्लास्ट करता है, गोली चलाता है, बहनों के सुहाग उजाड़ता है, बच्चों को यतीम करता है, देश को तोड़ने की बात करता है, खालिस्तान की बात करता है, तो वकील को खड़े हो जाते हैं। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आपकी जिम्मेदारी एक पत्रकारी की है, निभाते हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हूँ। पुलिस का कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।